Shadi. Let's start with the factor affecting the rate of enzymatic reaction. Yesterday we discussed about the basic information related to this topic. We have two important environmental factors that may change the rate of enzymatic reaction. First of all, we are discussing that two important uh, factors that can change the rate of enzymatic reaction. The first factor that affects the rate of enzymatic reaction, which is called, is the temperature. Right? Now, before going to the temperature, first of all, we first understand what is the meaning of rate of reaction. So here I am going to just describe the rate of reaction. Right? You have to remember the rate of reaction. Generally, it is considered as the rate of reaction is considered as the number of number of substrate molecules converting to products per minute, right? So it is called the rate of reaction. कि बेटा आपने याद रखना है किसी भी एंजाइमेटिक रेट ऑफ रिएक्शन को जब हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब ये है कि एक एंजाइम कितने सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहा है एक मिनट में, तो ये उसका रेट ऑफ रिएक्शन कंसीडर किया जाता है। आई होप कि अंडरस्टैंड कर लिया होगा आपने इस बात को। एक एंजाइम की अपने सबस्ट्रेट के साथ जो रिएक्शन है वो एक मिनट में कितने सबस्ट्रेट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर रहा है, इसे जो है वो हम शो करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन से। अब इस बात को जहन में रखते हुए टेम्परेचर को हम लेकर चलते हैं। तो सबसे पहली बात आपने जहन में रखनी है टेम्परेचर को देखते हुए, तो मैं फर्स्ट पॉइंट इसका यहाँ पर शो कर रहा हूँ कि जो वर्ड टेम्परेचर है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर ये आता है इन एन एंजाइमेटिक रिएक्शन दिस टेम्परेचर is directly proportional directly proportional to rate of reaction, that is from 0 to 40 degree Celsius. So the first point that you must remember related to the temperature effectiveness is कि किसी भी enzymatic reaction पर जब हम temperature के effect को observe करेंगे तो ये हमेशा ये रहेगी बात, टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन के। और ये जो इफेक्ट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला, ये 0 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट होगा और 40 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। अब ये इसको आपने एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है। इसका मतलब ये है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के हिसाब से कि इफ टेम्परेचर इंक्रीजेस, यानी कि किसी भी एंजाइमेटिक रिएक्शन में अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है, राइट, तो उस टेम्परेचर के इंक्रीज होते ही जो रेट ऑफ रिएक्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की ये साइन है, रेट ऑफ रिएक्शन है, राइट, दिस रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। और इसको वाइस वर्सा कर लें, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो डिक्रीजेस।
ठीक है बेटा, ये आपने इस बात को अंडरस्टैंड कर लेना है। और ये बड़ी सिंपल सी बात है डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी को लेकर। अगर हम किसी भी एंजाइम की रेट ऑफ रिएक्टिविटी को ऑब्जर्व कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पर, तो हमने ये जहन में रखना है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन भी इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो वो एंजाइम सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट कर रहा होगा तो उसका नंबर ऑफ सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट वो भी इंक्रीज हो जाता है। ठीक है बेटा, ये बात आपको बिल्कुल जो है वो ध्यान में रखनी है। दूसरा इसके हवाले से जो फैक्टर है ये आपने ध्यान में रखना है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है फॉर एवरी, यहाँ पर ये आपको ध्यान में रखना है, फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज, राइट, रेट ऑफ रिएक्शन, अब एंजाइमेटिक रिएक्शन की बात हो रही है, रेट ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन ये हो जाएगा डबल। इस पॉइंट को बेटा आपको याद रखना है इसी वर्ड्स के अंदर, फॉर एवरी 10 डिग्री इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स डबल। ये बात जो है वो आपको जहन में रखनी है। और इस पॉइंट को मैं एक नंबर गेम के साथ आपके साथ जो है वो शेयर कर रहा हूँ। सपोज करते हैं कि एट, अब मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ, एट 10 डिग्री सेल्सियस 100,000 substrate are catalyzed by catalyzed by enzyme in a minute। ठीक है, ये मैं एग्जाम्पल के तौर पर लिख रहा हूँ, इसको आप अंडरस्टैंड कीजिएगा, कोई बात हो तो आप मुझसे पूछिएगा भी। तो मैं यहाँ पर एक टर्म मैंने इस्तेमाल कर ली कि एट 10 डिग्री सेल्सियस 1,000 सबस्ट्रेट आर कन्वर्टेड या कैटेलाइज बाय एन एंजाइम इन अ मिनट। तो यहाँ पर आपने ध्यान में रखना है, अब आप आगे बात कर रहा हूँ कि हाउ मैनी सबस्ट्रेट आर कैटेलाइज कैटेलाइज बाय सेम एंजाइम, आपको एंजाइम का नाम नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, जनरलाइज बात कर रहे हैं, सेम एंजाइम इन अ मिनट, इन अ मिनट एट, अब देखिए मैंने टेम्परेचर बढ़ाया 820 डिग्री सेल्सियस, तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए में आपके सामने शो कर रहा हूँ, ऑप्शन ए है 1000 1002, ऑप्शन बी है 100, ऑप्शन सी है 1800,000 और ऑप्शन डी है 2000,000। तो क्या आंसर होना चाहिए? आप सब जो है वो सुन रहे हैं, जो सबके लिए ये क्वेश्चन है। इस कंटेंट को ध्यान में रखिएगा, इस पॉइंट को, कि फॉर एवरी 10 डिग्री इंक्रीज टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन वुड बी डबल। उस पर मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन शो किया है कि एट 10 डिग्री सेल्सियस, राइट, 1,000 substrate are catalyzed by enzyme in a minute. How many substrates are catalyzed by same enzyme, right, in a minute at 20 डिग्री सेल्सियस? तो क्या आंसर होना चाहिए? ऑप्शन डी। और कोई इसके अलावा बच्चा, ऑप्शन डी के अलावा कोई और बच्चा अपनी आंसर को रिकॉर्ड करवाना चाहता हो? जी बेटा, कोई और बच्चा अपना आंसर रिकॉर्ड करवाना चाहता हो डी के अलावा, ऑप्शन डी के अलावा? जी, ठीक है, हाँ डी ही होगा। तो अब ये देख लें 10 डिग्री सेल्सियस पर, क्योंकि 1000 1000 सबस्ट्रेट थे,
रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो रहा है तो 1000 का डबल हो जाएगा 2000 मोल। तो दिस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, इसी पॉइंट को जहन में रखते हुए आपने जो है वो बात करनी है। जब कभी भी रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी टेम्परेचर को इंक्रीज करते हुए। इस पॉइंट को जहन में रखते हुए आपने एक कंटेंट जो है वो याद रखना है। इस कंटेंट को आप जो है वो, मैं यहाँ पर एक ग्राफ बनाकर प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैं ग्राफ लाइन पहले ड्रॉ करता हूँ, उसके बाद हम बाकी बातें बाद में करते हैं। ठीक है जी। तो ये मैंने एक ग्राफ लाइन जो है वो शो कर दी है आपके सामने। इस ग्राफ लाइन को देखकर आपने जो है वो अपने आंसर को डेवलप करना है, याद रखिएगा। मैं सबसे पहले तो ग्राफ लाइन जो है वो डेवलप कर देता हूँ यहाँ पर इस तरह से। तो ये मैंने ग्राफ लाइन शो कर दी है। अब इस ग्राफ लाइन में इसके दो जो है वो एक्सेस हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल जा रहा है ये एक्स एक्सिस है, और जो वर्टिकल है इसको हम शो करते हैं वाई एक्सिस से। तो ये इसका एक्स एक्सिस है, और ये जो वर्टिकल लाइन है इसको हम शो कर रहे हैं इसके वाई एक्सिस से। ठीक है। अब ज़रा मैं यहाँ पर कुछ जो है वो डेटा शो करता हूँ। उस डेटा को जो है वो आपने जहन में रखना है। यहाँ पर मैं डेटा लिख रहा हूँ। जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर मैं शो कर रहा हूँ टेम्परेचर, और टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में शो किया जा रहा है। और यहाँ पर इसकी मैं बाइफर्केशन कर रहा हूँ कि यहाँ पर हमने लिखा 10 डिग्री सेल्सियस, फिर एक छोटा बार है 15 के लिए, फिर एक है 20 डिग्री सेल्सियस, फिर यहाँ पर 25 आएगा, फिर 30 डिग्री सेल्सियस, फिर यहाँ पर 35 है, फिर यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 45 है, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 50 डिग्री सेल्सियस। तो ये मैंने टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में शो कर दिया है। यहाँ पर शो करता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन, और रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मैं जो यहाँ पर नंबर यूज कर रहा हूँ, ये रेट ऑफ रिएक्शन में नंबर यूज कर रहा हूँ इस तरह से कि ये वाला जो एरिया है इसको शो किया जा रहा है 1000 मॉलिक्यूल से। दूसरी वाली जो लाइन है इसको हम शो कर रहे हैं 2000 मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है। एग्जाम में हो सकता है कोई नंबर ना लिखा हुआ हो सकता है लिखा हुआ भी हो। इस तरह से मैंने यहाँ पर ये नंबरिंग जो है वो शो कर दी है, और लास्ट में ये 7000 मॉलिक्यूल बन गए हैं। अब देखें, मैं यहाँ पर आपके सामने डेटा शो कर रहा हूँ कि 10 डिग्री सेल्सियस पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो है तकरीबन 1000 मॉलिक्यूल। 20 डिग्री सेल्सियस पर जो टेम्परेचर है वो 1000 का डबल हो जाएगा। तो ये 20 डिग्री सेल्सियस पर मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ इसका डबल, यानी कि तकरीबन 2000 मॉलिक्यूल रिएक्ट हुए। अब 10 डिग्री सेल्सियस और इंक्रीज हुआ तो 2000 का डबल हो जाएगा 4000। तो 30 डिग्री सेल्सियस पर सेम टेम्परेचर जो है वो पहुंचेगा तकरीबन 4000 मॉलिक्यूल पर। और उसके बाद 40 डिग्री सेल्सियस पर 4000 का डबल जो है वो बनेगा, और 4000 का डबल जो है वो तकरीबन 8000 होता है। तो मैं यहाँ पर 40 डिग्री सेल्सियस पर 4000 का डबल जो है वो शो कर रहा हूँ आपको, जो कि 80,000 मॉलिक्यूल 8000 मॉलिक्यूल पर अपना लाइनअप जो है वो शो करेगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी अपनी आसानी के लिए लाइन बना रहा हूँ। ठीक है। और यहाँ शो करता हूँ कि ये 8000 मॉलिक्यूल पर रेट ऑफ रिएक्शन जा रहा है। राइट बेटा। इसके बाद हम एक लाइन ड्रॉ करने जाते हैं। तो लाइन आपको जो है वो बताएगी क्या जो है वो कंडीशन आ रही है। तो 0 से लेकर और 10 पर जो लाइन है वो आ रही है कुछ इस तरह से। ठीक है। फिर इसके बाद 10 से लेकर और 20 पर जो लाइन है वो आ रही है, फिर इसके बाद इस तरह से जुड़ती हुई। नेक्स्ट जो है वो लाइन जो हम बना रहे हैं वो 20 से 30 के दरमियान वाली लाइन है, तो उसको मैं यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट करता हूँ। फिर लास्ट वाली लाइन कनेक्ट करता हूँ 30 से 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। वो यहाँ से मैंने कनेक्ट की इस तरह से लाकर। राइट। अब ये लाइन कनेक्ट हो गई है। आप यहाँ पर नोट करें कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जैसे 10 टू 20, 20 टू 30, 30 टू 40, 40 टू 50,
तो 40 तक मैंने अभी शो किया है कि एज टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये एक लाइन ग्राफ में आपको ये लाइन ग्राफ बढ़ती हुई चलती हुई नजर आ रही है। 40 के बाद क्या होता है, जरा इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा कि जो ये 40 डिग्री सेल्सियस है, इस 40 डिग्री सेल्सियस को हम कहते हैं कि दिस इज कंसीडर्ड एज द ऑप्टिमल टेम्परेचर, ऑप्टिमल टेम्परेचर, राइट? इट इज द ऑप्टिमल टेम्परेचर, राइट, फॉर ह्यूमन बॉडी। तो यूजुअली ह्यूमन बॉडी में 37 से 40 के दरमियान का जो टेम्परेचर है वो कंसीडर किया जाता है ऑप्टिमल टेम्परेचर फॉर दी नॉर्मल एंजाइमेटिक एक्टिविटी। इसके बाद सिचुएशन क्या आती है कि 40 से जब रिएक्शन 50 की तरफ जा रहा होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन 50 पर आते आते जो है वो आ जाएगा इस तरह से जीरो पर। तो यहाँ पर जो आखिरी लाइन बनेगी वो आखिरी लाइन कुछ इस तरह से ड्रॉ होगी, जस्ट लाइक दिस। ठीक है बेटा, तो ये हमारा एक ग्राफ है जो एंजाइम की रेट ऑफ रिएक्टिविटी को शो करने के लिए मेंशन किया जाता है। अब ये मैंने क्योंकि एक एक लाइन अलग अलग ज्वाइन की है तो इसलिए स्ट्रेट लाइन शो हो रही हैं। इसी से मिलता जुलता ग्राफ आपको जब पेपर पे क्वेश्चन पेपर पर नजर आएगा तो वो कुछ इस तरह से ड्रॉ किया गया होगा। मैं यहाँ पर बना देता हूँ लाइन ग्राफ सादा सा। ये लाइन ग्राफ बताएगा कुछ इस तरह की एक्टिविटी। ठीक है बेटा, ये लाइन ग्राफ बताएगा हमें कुछ इस तरह की एक्टिविटी को, जस्ट लाइक दिस। और ये बता रहा है कुछ इस तरह से कि जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ये टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, सो बाय द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ये जो रिएक्शन है एंजाइम का कि वो सबस्ट्रेट को कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट में, ये रिएक्शन इज आल्सो गोइंग टू बी इंक्रीज अप टू अ सर्टेन पॉइंट। ये जो पीक है, ये वाली जो पीक है, इस पीक को कहते हैं कि ये इसका मैक्सिमम रिएक्शन है। ठीक है बेटा, ये इसका कहलाएगा मैक्सिमम रिएक्शन। इट मींस एंजाइम शोज इट्स हाईएस्ट एफिशिएंसी एट 40 डिग्री सेल्सियस। एक नॉर्मल एंजाइम की यहाँ बात कर रहा हूँ। आफ्टर 40 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ रिएक्शन ये हो जाएगा वुड डिक्रीज, और ये 50 डिग्री सेल्सियस पर आते आते एंजाइमेटिक रिएक्शन ये हो जाता है जीरो। तो हम यहाँ पर ये जो 50 पर जो जीरो हो रही है रिएक्टिविटी, इसको हम कहते हैं कि ये एंजाइम की डी नेचरेशन है। मैं अपने इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूँ, गौर से अंडरस्टैंड कीजिएगा, और नीचे लिख भी देता हूँ ताकि आपको आसानी भी रहे। एन एंजाइम शोज मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन एट 40 डिग्री सेल्सियस। आफ्टर 40 डिग्री सेल्सियस द रेट ऑफ रिएक्शन gradually decreases at 50 degree Celsius enzymes denature। ठीक है बेटा, यहाँ पर आपको इससे रिलेटेड जो बातें मैंने बताई हैं वो मैं लिख भी देता हूँ, और वो ये हैं कि एट 40 डिग्री सेल्सियस, एट 40 डिग्री सेल्सियस एंजाइम्स एंजाइम्स शो मैक्सिमम मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इसी बात को आप एक और सेंटेंस में भी शो कर सकते हैं ग्राफ देखते हुए कि एंजाइम शोज द रिएक्शन शोज इट्स पीक एट 40 डिग्री सेल्सियस। यानी कि यहाँ ये ग्राफ बना हुआ है, दो ग्राफ बने हुए हैं। इस पॉइंट पे मैं बात कर रहा हूँ कि रिएक्शन शोज इट्स पीक एट 40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि इस ग्राफ की जो पीक है वो 40 डिग्री सेल्सियस पर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपने लिखना है कि आफ्टर 40 डिग्री सेल्सियस, आफ्टर 40 डिग्री सेल्सियस एंजाइमेटिक रिएक्शन, एंजाइमेटिक रिएक्शन अब हो रहा है स्लोज डाउन, आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि 850 डिग्री सेल्सियस एंजाइम एंजाइम
becomes enzymes becomes denature becomes denature। तो ये आपने बताना है एक उस पॉइंट पर जब एंजाइम की रिएक्टिविटी वाली लाइन जो है वो जीरो की तरफ आ जाती है। तो ये आपको एंजाइम के हवाले से बेटा 4 पॉइंट याद रखने हैं। एन एंजाइम का जो इफेक्ट है रेट टेम्परेचर के लिहाज से वो इस तरह से है कि एट इनिशियल स्टेज the rate of enzymatic reactivity is directly proportional to temperature। यानी कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे एंजाइम अपनी रेट ऑफ रिएक्टिविटी भी इंक्रीज करता हुआ दिखाई देगा। और ये वाली जो इंक्रीजिंग पैटर्न है ये 40 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। एट 40 डिग्री सेल्सियस एंजाइम्स शो मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन। कोई भी एंजाइम हो वो अपनी मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन शो करता है 40 डिग्री सेल्सियस पर। इसके बाद आपने ये ध्यान में रखना है ग्राफ के हवाले से कि आफ्टर 40 डिग्री सेल्सियस एंजाइमेटिक रिएक्शन स्लोज डाउन। तो ग्राफ आपको बता रहा है ये 40 के बाद ये 41, 42, 43, 45। तो आप 45 पर देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन कुछ और है। आप जो है वो 50 पर आए तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो जीरो की तरफ आ गया। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पर इस सेंस में बताना है कि आफ्टर 40 डिग्री सेल्सियस एंजाइमेटिक रिएक्शन स्लोज डाउन। ये आहिस्ता आहिस्ता कि धीरे धीरे होना शुरू होगा, रेट ऑफ रिएक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। और फिर इसके बाद लास्ट पॉइंट लिखना है कि एट 50 डिग्री सेल्सियस एंजाइम्स बिकम डी नेचर। तो ये जो एंजाइम है ये डी नेचर हो जाते हैं। और डी नेचर का मतलब होता है कि एंजाइम्स जो हैं वो हो जाते हैं इनएक्टिव। मैं यहाँ पर टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब ये है कि एंजाइम की जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी है वो खत्म हो जाती है। तो enzymes are no more longer be able to catalyze a substrate molecule into product। तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं डीनेचर वाली कंडीशन का। यहाँ तक बेटा किसी भी स्टूडेंट को कोई बात पूछनी हो तो वो मुझसे पूछ ले। आपके माइक आप खोलकर मुझसे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं अगर जरूरत हो तो। किसी भी स्टूडेंट को कोई भी बात यहाँ तक पूछनी हो तो वो पूछ ले। हाँ जी जी जी। हाँ तो इनएक्टिव हो गए तो इसका हाँ तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ये एंजाइमेटिक रिएक्टिविटी हमारी लैब में है तो फिर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की प्रोडक्ट में कन्वर्जन नहीं हो। यानी कि किसी भी किस्म का रिएक्शन हमें फिजिकली देखने में नहीं आएगा नजर। हाँ हाँ तो हाँ हाँ ठीक है अभी मैं समझा देता हूँ इस बात को। इसके लिए आपको एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट मैं आपके सामने शो करता हूँ डिजाइन करके। तो वो आपको जो है वो समझ आएगा। अब मैं यहाँ आपके सामने एक सिचुएशन शो कर रहा हूँ। यहाँ तक ये बात कंप्लीट हो गई है आपके एक क्वेश्चन का आंसर मैं देने के लिए। यहाँ पर एक जो है वो इन्वेस्टिगेशन शो कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो इस इन्वेस्टिगेशन को हम यहाँ पर देखते हैं एक प्रैक्टिकल एक्टिविटी जो कि लैब में आमतौर पर होती है। इसे हम नाम देते हैं इन्वेस्टिगेशन का। और इन्वेस्टिगेशन ये है कि मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइमेटिक रिएक्शन। ये मैं एक इन्वेस्टिगेशन के तौर पर आपके सामने ये एक टर्म इस्तेमाल कर रहा हूँ कि एक एंजाइमेटिक रिएक्शन का इफेक्ट जो है वो देखते हैं टेम्परेचर पर किस तरह से होता है। अब मैं वो स्पेसिफिक नेम आपके सामने शो कर रहा हूँ। जो एंजाइम है उस एंजाइम का जो स्पेसिफिक नेम है वो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। इस एंजाइम का नाम है कैटालिस। ठीक है। इस एंजाइम का मैं नाम लिख रहा हूँ। एंजाइम नेम इज कैटालिस। अब देखें कोई भी वर्ड जिसके लास्ट में ए एस ई आता है वो वर्ड एक एंजाइम कंसीडर किया जाता है। इस बात को जहन में रखिएगा। जब भी हम किसी एंजाइम का नाम लिखते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये जो ए एस ई है दिस ए एस ई shows कि दिस नेम इज एन एंजाइम। तो कैटेलेज एक एंजाइम है। इसके साथ मैं एक प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ जिसका नाम है
हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, ये जो है बच्चे, ये एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल। अब हम ये देखते हैं कि इस कैटेलेस का हाइड्रोजन पर ऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट क्या बनती है। तो जो प्रोडक्ट हैं वो इस एरो के बाद आती हैं। प्रोडक्ट बनेगी वाटर, और इसके बाद प्रोडक्ट बनेगी ऑक्सीजन। ठीक है, मैं यहाँ पर इस तरह से शो कर देता हूँ। जो प्रोडक्ट बन रही है बेटा, जो प्रोडक्ट बन रही है वाटर, और दूसरी जो प्रोडक्ट है इसके साथ, उस प्रोडक्ट को हम नाम देते हैं ऑक्सीजन का। सही है। अब ये दो जो हैं वो कहलाती हैं प्रोडक्ट। तो ये एक रेट ऑफ रिएक्शन मैंने आपको एक रिएक्शन आपके सामने प्रेजेंट कर दिया है। पेपर 4 में इस तरह के क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर पूछता है। मैं यहाँ पर पेपर का रेफरेंस लिख रहा हूँ, पेपर 4, जो कि हमारा तीसरा पेपर होता है बायोलॉजी के कंपोनेंट में, और इस पेपर का टाइटल होता है ATP, अल्टरनेटिव टू प्रैक्टिकल पेपर। उसमें इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से। तो कैटेलेज इज एन एंजाइम which hydrolyze hydrogen peroxide into water and oxygen molecule। तो ये एक जनरलाइज जो है वो मैंने इक्वेशन शो कर दी है। अब हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन दी रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी। अब मैं देखिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपके सामने बना रहा हूँ। सबसे पहले तो मैं बनाता हूँ एक बॉइलिंग ट्यूब। ये मैंने एक बॉइलिंग ट्यूब आपके सामने बेटा ड्रॉ कर दी है। ये एक बॉइलिंग ट्यूब है। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ कि दिस इज अ बॉइलिंग ट्यूब। टेस्ट ट्यूब से थोड़ी सी ज़्यादा थिक होती है बॉइलिंग ट्यूब, इसकी कैपेसिटी जो है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। Now, इस बॉइलिंग ट्यूब में मैं यहाँ तक, इस रीजन तक इसको फिल करता हूँ H2O2 से। ये H2O2 ये है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ये क्या है बेटा, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड मॉलिक्यूल। तो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का ये मैंने यहाँ मॉलिक्यूलर फॉर्म लिखा है H2O2। ये मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है, गौर से समझेगा बात को। अब यहाँ पर इसको फिल करने के बाद मैं क्या करता हूँ, तो इसके अंदर, इसके जो है वो टिप पर इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को मैं यहाँ पर, राइट, इस हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को मैं यहाँ पर इस तरह से कैप लगा देता हूँ, फिल कर देता हूँ, ताकि ये हमें जो है वो आसानी से नज़र आ सके। तो यहाँ पर मेरा ये मैंने एक टेस्ट ट्यूब बनाई, दोबारा से ये रेज हो गई थी। ये मैंने एक टेस्ट ट्यूब ड्रॉ कर दी। ये टेस्ट ट्यूब का ये माउथ है ऊपर, यहाँ तक हाइड्रोजन पर ऑक्साइड फिल हुआ है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको, इस टेस्ट ट्यूब के जो कॉर्नर है, इसका जो माउथ है, इसको यहाँ पर कर देता हूँ क्लोज। ये मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है बेटा, ताकि इसमें से कोई भी मटेरियल बाहर जो है वो स्केप ना हो सके। इसको मैंने इसको टाइट भी कर दिया है। टाइट टाइट करने के बाद अब क्या करता हूँ, अब ज़रा गौर से समझिएगा। यहाँ पर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ एक इस तरह से पाइप को। ये मैंने एक एयर पाइप इसमें इनटेक कर दिया, और इस पाइप का जो ओपनिंग है इस H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के लेवल से ऊपर रखा है, ताकि यहाँ पर कोई रिएक्शन होगा तो उसका रिजल्ट हम ले सकेंगे। इस पाइप को यहाँ से मैं फिर इस तरह से बेंड कर रहा हूँ, और बेंड करने के बाद ये पाइप मैंने इस तरह से नीचे वापस जो है वो गिर गया। ये नॉर्मल प्लास्टिक का पाइप है, इसके जरिए वाटर या एयर की मूवमेंट हो सकती है। ठीक है कि ये पाइप मैंने यहाँ तक छोड़ दिया। इस पाइप के साथ मैं एक पतली टेस्ट ट्यूब ऐड कर रहा हूँ। ये मैंने एक टेस्ट ट्यूब ऐड कर दी इस पर, इसके साथ, राइट। और इसका ये कैप खुला हुआ है बिल्कुल इस तरह से, यानी कि ये यहाँ से ढकी भी नहीं है। और इसको यहाँ तक फिल कर रहा हूँ वाटर से। यहाँ पर है पानी। ठीक है बेटा, ये मैंने इन्वेस्टिगेशन के लिए एक सेटअप रख दिया है। यहाँ पर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, याद रखिएगा, जो कि एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल है। एंजाइम अभी तक हमने इसमें ऐड नहीं किया। ये पूरा सेटअप रेडी हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, एक सिरिंज के जरिए यहाँ पर इस बीकर के, सॉरी, इस जो है वो कॉर्क के अंदर यहाँ पर मैं ऐड कर रहा हूँ ये जो है वो
टू ड्रॉप्स, ये टू ड्रॉप्स जो मैंने बनाए हैं ये है कैटालिस, ये एंजाइम है कैटालिस। अब जैसे ही कैटालिस अंदर जाएगा, अब जरा गौर से समझिएगा, व्हेन कैटालिस मिक्सेस विद हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, यहाँ पर ये पॉइंट मैं लिख देता हूँ कि एज H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पर ऑक्साइड एंड कैटालिस मिक्स, ये आपस में मिक्स होंगे तो फिर क्या होगा, रिएक्शन रिएक्शन बिगिंस। जैसे ही ये मिक्स होंगे तो इनके मिक्स होने से रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और वो रिएक्शन क्या है, जरा इसको देखिएगा। जैसे ही ये मिक्स होंगे तो यहाँ पर यानी कि इस एरिया के अंदर, इन दिस वाटर, वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ द एयर बबल्स। तो ये मैं यहाँ पर बबल्स बना रहा हूँ इस तरह से, ये जो है वो है एयर बबल। ओके, ठीक है बेटा, शेयर हो रही है इसकी। अब देखें ये एज H2O2 आर कैटेलाइज, सॉरी H2O2 एंड कैटेलाइज मिक्स, रिएक्शन बिगिंस। और रिएक्शन बिगिंस क्या है, रिएक्शन आपको नजर आ रहा है कि बबल एयर बबल आर फॉर्म इन वाटर टेस्ट ट्यूब। तो ये जो पानी वाली टेस्ट ट्यूब है, इस वाटर टेस्ट ट्यूब में हमें एयर बबल की फॉर्मेशन नजर आ रही है। अब ये जो एयर बबल बन रहे हैं ना, ये एयर बबल बता रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अब मैं टेम्परेचर की तरफ आता हूँ। अब हमने ये काउंट करना है कि एयर बबल 1 मिनट में कितने बने। अब हमने जो काउंटिंग करनी है ना इन्वेस्टिगेशन में, ये है कि हाउ मेनी एयर बबल्स आर प्रोड्यूस, हाउ मेनी एयर बबल्स आर प्रोड्यूस इन 1 मिनट। ठीक है, आपको 1 मिनट में कितने एयर बबल बने हैं वो आपने काउंट करने हैं, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन है तो ये प्रैक्टिकल परफॉर्म होकर ही काम हो सकता है। अब यहाँ पर हम ये टेम्परेचर को लेकर देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर टेम्परेचर 10 से कम है तो क्या होगा, या फिर टेम्परेचर 50 के बाद है तो क्या होगा। तो यहाँ पर ये पूरा सेटअप समझ में आ गया है, तो मैं आपको डेटा दे रहा हूँ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल वेरिएबल्स में होते हैं इस तरह के, हम लोग करते रहते हैं, तो मैं आपको एक एस्टिमेटेड डेटा शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं एक टेबल बना रहा हूँ, और उस टेबल में मैं आपके सामने ये डेटा जो है वो शो कर देता हूँ। पेपर 4 में यानी कि एटीपी के पेपर में आपको प्रैक्टिकल तो नहीं करना होगा, लेकिन डेटा दिया गया होगा, उस डेटा को देखकर आपने अपना जो है वो जो रिजल्ट है वो एस्टिमेटेड फॉर्म में शो करना होगा। तो मैं जैसे मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ इस तरह से, इधर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ बबल्स, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टेम्परेचर। टेम्परेचर हम कौन सी यूनिट में ले रहे हैं बेटा, टेम्परेचर हम ले रहे हैं डिग्री सेल्सियस में। अब यहाँ पर मैं टेम्परेचर लिख रहा हूँ 5, यहाँ पे मैंने लिखा 10, यहाँ लिखा 15, इधर लिखा मैंने 20, और इसके बाद मैं थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ 40, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 50। ये टेम्परेचर मैंने लिखे हैं। नंबर ऑफ बबल्स मैं बता रहा हूँ, देखिए जब टेम्परेचर 5 होगा, तो अब देखिए आमतौर पर रूम का टेम्परेचर 5 होता ही नहीं है हमारे पास ना, तो इस 5 को करने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो वेरिएशन हुई होगी, उसको अभी हम भूल जाते हैं। हम यहाँ लिखते हैं कि 5 टेम्परेचर पर जो नंबर ऑफ एयर बबल बना वो बना 1। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी रहे। 5 पे 1 मिनट में जो बबल बने वो बने 10। तो 10 डिग्री सेल्सियस पर कितने बबल बनेंगे,
तो 10 का डबल कर दें 20। ठीक है बेटा। 15 डिग्री सेल्सियस में कितने जो है वो एयर बबल बनेंगे, तो हमने लिखा 30, ये डबल नहीं है। 20 डिग्री सेल्सियस पर 20 का डबल कर देते हैं तो ये बनेंगे 40 एयर बबल। 40 डिग्री सेल्सियस पर कितने बनेंगे, कोई बच्चा बताएगा? 80 नहीं, देखिए 80 तो 30 डिग्री पे बनेंगे, तो ये बनेंगे 160। इस चीज को मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखिए 40 बने हैं 20 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 30 डिग्री सेल्सियस पर, यहाँ पर मैं कर देता हूँ, 20 डिग्री सेल्सियस पर बने थे 40 बबल, तो 30 पर 40 के डबल बनेंगे, वो बनेंगे 80। और फिर 40 डिग्री सेल्सियस पर 80 के डबल बनेंगे 160। ठीक है। 50 पे कितने बनेंगे, तो हम यहाँ पर 50 पे लिखेंगे जीरो। ये जीरो हमें बताएगा कि जो कैटलेज है वो 50 डिग्री सेल्सियस पर अपनी जो इफेक्टिवनेस है वो खत्म कर चुका है, यानी कि वो अब डी नेचर हो गया है, इसलिए रिएक्शन नहीं हो रहा, और रिजल्ट जो है वो आएगा कि जीरो बबल बनेगा। अब सपोज करते हैं टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज कर दिया हमने, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बबल वो अगेन फिर आएंगे जीरो। 70 डिग्री सेल्सियस पर करें तो भी नंबर ऑफ बबल प्रोड्यूस होंगे जीरो। ये जीरो हमें क्या बता रहे हैं, ये जीरो हमें बता रहे हैं कि एंजाइम की जो अपनी एक्टिविटी है वो डीनेचर हो गई है, यानी कि एंजाइम इनएक्टिव हो गया है ड्यू टू दी हाई टेम्परेचर। दैट इज वाई रिएक्शन इज नॉट ऑब्जर्व, और जो रीडिंग आई थी वो हमारी जीरो आ रही है। यहाँ तक समझ में आ गई बेटा बात? ठीक है। अब मैं आपसे सिंपल, आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर टेम्परेचर 5 से ड्रॉप कर 3 कर दें तो एयर बबल बनेंगे या नहीं बनेंगे? बनेंगे, और उनके नंबर जो है वो 10 से कम होंगे। सही है। और अगर टेम्परेचर जीरो कर दें तो एयर बबल बनेंगे या नहीं बनेंगे? जीरो पे नहीं बनेंगे। जीरो पे क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि टेम्परेचर दिया हुआ है ना, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ही है। हम ये कहेंगे कि लो डिग्री टेम्परेचर यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जो एंजाइम है वो एक्टिव तो होगा, लेकिन फिर भी रिएक्शन नहीं दे रहा, तो उसकी रीजनिंग कुछ और होगी। वो रीजनिंग क्या है वो जरा आपने अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ बेटा कि 8 0 डिग्री सेल्सियस there is there is no kinetic energy, there is no kinetic energy, so enzyme substrate complex, enzyme substrate complex would not form, would not be formed। ये 0 डिग्री सेल्सियस का मैंने आपको रीजन बताया है। जब टेम्परेचर जीरो होगा तो फ्रीजिंग टेम्परेचर है, तो एंजाइम भी अपनी जगह पर फ्रीज हो जाएगा। और कल मैंने जिक्र किया था कि एंजाइम वाटर सॉल्यूबल होते हैं, तो पानी भी फ्रीज हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो जब एक मीडियम फ्रीजिंग कंडीशन पर आ जाएगा तो फिर क्या होगा बेटा, रिएक्टिविटी नहीं होगी, यानी कि डिफ्यूजन नहीं हो पा रही होगी, मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं होंगे। तो रिजल्ट ये बनेगा कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन नहीं होगी, और उसका रिजल्ट ये आएगा कि किसी किस्म का प्रोडक्ट भी नहीं बनेगा। कल मैंने आपको रेट ऑफ रिएक्शन के हवाले से ये बात कही थी कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अपने आप को अटैच करता है तो वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने के बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनती है और फिर प्रोडक्ट रिलीज हो जाता है। तो ये जो प्रोडक्ट है ना बेटा, ये है ऑक्सीजन जो कि रिलीज होगी, और जब ऑक्सीजन रिलीज होगी तो हमें यहाँ पर इस जो है वो टेस्ट ट्यूब में, ये वाली टेस्ट ट्यूब में हमें ऑक्सीजन के बबल बाकायदा नजर आएंगे कि बबल बन रहा है कोई एयर का। तो ये जो एयर बबल फॉर्मेशन है ये हमें बता रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। हमें कैसे पता चलेगा रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है या कम है? हमने नंबर ऑफ बबल काउंट करने हैं। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो नंबर ऑफ बबल ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, टेम्परेचर कम होगा तो नंबर ऑफ बबल कम प्रोड्यूस होंगे।
40 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन के बबल बनते हुए हमें नजर आएंगे। 41, 42, 43, 44, 45 टेम्परेचर पर जो नंबर ऑफ ऑक्सीजन बबल हैं वो बन रहे होंगे, लेकिन वो 160 से आहिस्ता आहिस्ता नीचे जाना शुरू हो जाएंगे। और जब ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहुंचेगी कहानी, तो उस वक्त बबल प्रोडक्शन खत्म हो चुकी है। यानी कि 1 मिनट तक हम वेट करेंगे तो हमें कोई भी बबल बनता हुआ नजर नहीं आएगा। फिर हम दोबारा से 1 मिनट तक वेट करेंगे, फिर हमें बबल बनता हुआ नजर नहीं आएगा। तो जब बबल हमें नहीं बनता हुआ नजर आएगा, तो फिर हम फाइनली अपनी वर्डिक्ट दे देंगे कि अब एंजाइम ने अपनी जो एक्टिविटी है वो लॉस कर दी है और एंजाइम डीनेचर हो गया है, और एक डीनेचर एंजाइम अपनी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करता है। यहाँ तक बेटा क्लियर है बात? यहाँ तक सोच लें और बता दें। मैं लास्ट पॉइंट लिख रहा हूँ इस एंजाइम और टेम्परेचर के हवाले से कि अ डीनेचर्ड एंजाइम, a denatured enzyme can not be renatured। अगर एक डीनेचर एंजाइम है और उसको अगर हम रीनेचर करें, यानी कि दोबारा से रीएक्टिव करें, ये जो रीनेचर है इसका मतलब है रीएक्टिव, तो ये रिएक्टिव नहीं होगा। यानी कि दोबारा से ये अपनी फंक्शनल एक्टिविटी शो नहीं करेगा। इसका मतलब है डीनेचर्ड एंजाइम जो टेम्परेचर की वजह से होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टी जो है वो लॉस कर देते हैं, तो दोबारा से फिर वो फंक्शनल नहीं रहते हैं। कि लास्ट पॉइंट मैंने रेड जो है वो कलर से शो किया है, इसको आप याद रखिएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको बायोलॉजिकल स्टडीज में ये एंजाइम वाले चैप्टर कहीं मुख्तलिफ चैप्टर में आपके साथ जो है वो एग्जामिनर पूछेगा, उस वक्त ये ख्याल रखिएगा। मैं यहाँ आज आपको बता रहा हूँ, कोई भी एंजाइम है अगर उसको एक दफ़ा बॉईल कर दिया तो इसका मतलब ये होगा कि एंजाइम अब ख़त्म हो गया। अब वो दोबारा से उसको ठंडा करने पर उसकी रिएक्टिविटी वापस नहीं आएगी। मैं अपनी बात को बेटा फिर रिपीट कर रहा हूँ। किसी भी एंजाइम को इन्वेस्टिगेशन के दौरान एग्जामिनर ने आपसे पूछा है पास पेपर में कि एक एंजाइम को हमने बॉईल किया और बॉईल करने के बाद उसको कूल कर दिया। अब वो दोबारा से जब ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा 25 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस पर, तो वो काम नहीं करेगा। और एग्जामिनर पूछेगा कि क्यों वर्क नहीं कर रहा, तो आपने अपनी बात को इस लाइन के जरिए बस बता देना है कि अ डीनेचर्ड एंजाइम कैन नॉट बी रीनेचर। यानी कि एक एंजाइम जो टेम्परेचर की वजह से डीनेचर हुआ है उसे दोबारा से एक्टिवेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक दफ़ा जो मर गया वो फिर मर गया, दोबारा से जिंदा नहीं होगा। यहाँ तक बेटा क्लियर है बात? ठीक है। और बेटा हमजा आप बताओ बच्चे, क्लियर हो रही है बात? ठीक है, आपकी आवाज़ नहीं आ रही ना? ठीक है, ठीक है। ओके, 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 ओके। बेटा अब इसके बाद एक एक ऑप्शन, एक जनरलाइज आपको मैं ध्यान में रख रहा हूँ, बता रहा हूँ एक बात, वो भी मैं थोड़ा सा आपको एक अलग जो है वो कलर से शो कर देता हूँ। और वो मैं ये लिख रहा हूँ यहाँ पर, एंजाइम्स सम एंजाइम्स हैव हीट रेजिस्टेंस एबिलिटी। ठीक है। दीज आर फाउंड, दीज आर, ये लिख देता हूँ, प्रेजेंट इन बैक्टीरियल सेल। अब देखें, मैं बहुत ही वाज़ेह बात लिख रहा हूँ कि ये जो एंजाइम है ये वो होते हैं बैक्टीरियल सेल्स में। ये जो एंजाइम है, ये जो एंजाइम जो कि बैक्टीरियल सेल में पाए जाते हैं, ठीक है, ये बैक्टीरियल सेल फाउंड इन हॉट स्प्रिंग। ये जो है बैक्टीरियल सेल नेचुरली इनकी जो हैबिटेट है ये हॉट स्प्रिंग में होती है। जहाँ पर वॉल्केनिक एरप्शंस होती हैं वहाँ पर भी ये बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। अब क्योंकि उनका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा गर्म होता है, इसलिए नेचुरली इनमें एडेप्टेबिलिटी आती है कि ये कुछ ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि ये ऊपर वाली ग्राफ के ज़रिए मेंशन नहीं होते। ये नॉर्मल एंजाइम इस तरह से वर्क करते हैं। यहाँ पर जो एंजाइम मैं यहाँ पर मेंशन कर रहा हूँ, हीट रेजिस्टेंस एंजाइम,
इन एंजाइम के पास ये क्वालिटी होती है कि दे कैन वर्क एट हाई टेम्परेचर। तो इनका जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है, ठीक है, इनका जो ऑप्टिमल टेम्परेचर है, ठीक है, ये हमें तकरीबन 90 डिग्री सेल्सियस तक नजर आता है। और इनकी जो डी नेचरेशन है, ये जो डी नेचर होते हैं, ये होते हैं अबव 100 पर। अब ये मैं आपको यहाँ पर एक्सेप्शनल केस बता रहा हूँ, इसलिए इसको मैं एक बॉक्स में बंद भी कर देता हूँ ताकि आपको ये याद रहे, ये जनरलाइज नहीं है, ये स्पेशलाइज्ड है। तो अगर आपसे एग्जामिनर जनरलाइज बात करेगा तो ऊपर जो हम अब तक पढ़कर आए हैं इस रेड वाली लाइन तक, यहाँ तक का कंटेंट आपने याद रखना है। और अगर एग्जामिनर कोई एक्सेप्शनल केस बताता है तो वो आपने याद रखना है कि बैक्टीरिया कुछ ऐसे हैं जो हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं, उनके पास कुछ स्पेशलाइज्ड एंजाइम होते हैं जो हीट रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि वो इस एनवायरमेंटल टेम्परेचर के अगेंस्ट अपनी रेजिस्टेंस कैरी करते हैं। और वो एंजाइम 50 डिग्री सेल्सियस पर, 60 डिग्री सेल्सियस पर, 70 डिग्री सेल्सियस पर अपनी रेट ऑफ रिएक्टिविटी शो कर देते हैं। तो उनका जो ग्राफ होगा वो नॉर्मल एंजाइम के ग्राफ से थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कैसा ग्राफ होगा वो मैं आपके सामने एक दफ़ा ड्रॉ कर देता हूँ तो आपको याद रहेगा। मैं ये वही एक एंजाइम के हवाले से एक आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ टेम्परेचर, और टेम्परेचर इस तरह से शो कर देता हूँ कि 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 40 डिग्री सेल्सियस है, 60 डिग्री सेल्सियस है। थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ, फिर 60 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस, 90 डिग्री सेल्सियस, लाइक दिस। ये मैंने बना दिया 90 डिग्री सेल्सियस तक एक जो है वो ग्राफ। इस ग्राफ में एक एंजाइम आपके सामने शो कर रहा हूँ और इस एंजाइम को आपने ज़रा देखना है। ये एंजाइम का मैंने ग्राफ बेटा शो किया। ये है एंजाइम ए, और एक दूसरा एंजाइम बना रहा हूँ इसके साथ। उस एंजाइम के ग्राफ को आप जरा जरा जो है वो एक नज़र देखें। ठीक है बेटा, ये है एंजाइम बी। दोनों एंजाइम आपको नजर आ रहे हैं बेटा, दोनों की लाइन ग्राफ नजर आ रही है। एक एंजाइम रेड कलर से शो किया गया है, एक एंजाइम की रिएक्टिविटी को हमने शो किया है ब्लैक कलर की लाइन से। ठीक है, अब आपसे एग्जामिनर कहेगा कि इस ग्राफ को डिस्क्राइब करें, एंजाइम ए और एंजाइम बी के ग्राफ को डिस्क्राइब करें। तो आपकी डिस्क्रिप्शन जो है वो अब बड़ी सिंपल सी होनी चाहिए। आप ये बताएंगे कि एंजाइम ए एंड एंजाइम बी दोनों का जो पैटर्न है वर्किंग का वो सिमिलर है, यानी कि बोथ शो कर रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन को एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, एज रेट ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। ए में भी और बी में भी ऐसा हो रहा है। दूसरी तरफ आपने ये पॉइंट ध्यान में रखनी है कि जो एंजाइम ए है ये कंपैरेटिवली ज़्यादा तेज़ी से वर्क कर रहा है, यानी कि देखें 10 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम ए की रिएक्शन ज़्यादा है बी के मुकाबले में, 20 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम ए का रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा है बी के मुकाबले में, 30 डिग्री सेल्सियस पर भी एंजाइम ए का रिएक्शन ज़्यादा है बी के मुकाबले में, 40 डिग्री सेल्सियस पर देखें तो एंजाइम ए की मैक्सिमम आ जाती है, एंजाइम बी अभी बहुत नीचे है। फिर 50 डिग्री सेल्सियस पर एंजाइम ए डीनेचर हो गया, एंजाइम बी स्टिल अपनी फंक्शनिंग एक्टिविटी शो कर रहा है। 60 पर एंजाइम ए अपनी रिएक्टिविटी फर्दर शो इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा है। 70 पर एंजाइम बी की मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्टिविटी है, और फिर 80 पर एंजाइम बी का रिएक्शन स्लो डाउन होना शुरू होता है, और 85 तक ये अपनी रेट ऑफ रिएक्शन शो कर रहा है, डीनेचर अभी तक नहीं हुआ। ये आपने बस इस तरह से एक्सप्लेनेशन देनी है। मेरी बात क्लियर हो रही है बेटा? ठीक है, अब आपको ये बताना है कि जो एंजाइम बी है ये हीट रेजिस्टेंस वाला एंजाइम है, जो कि डीनेचर नहीं होता एक नॉर्मल एंजाइम के मुकाबले। और एंजाइम ए एक नॉर्मल एंजाइम है जो कि 40 डिग्री सेल्सियस पर अपनी मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन को शो करता है। ये बेटा बातें याद रखिएगा, लेक्चर में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप उसको सुन भी लीजिएगा। कोई बात हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। जी बेटा पूछिए। एंजाइम बी है ना बेटा, इसका भी रेट ऑफ रिएक्शन इसी तरह से डबल होगा। ठीक है, अभी मैंने क्योंकि ग्राफ जल्दी जल्दी में बनाया है
तो इसकी जो ग्राफ की जो रीडिंग है वो डबल वाली नहीं है एंजाइम बी की। लेकिन आपने ये ध्यान में रखना है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, चाहे नॉर्मल एंजाइम हो या रेजिस्टेंस एंजाइम हो, उसकी जो रेट ऑफ रिएक्टिविटी है वो हर 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले से ज़्यादा बड़ी होगी। इसीलिए आप देखें कि एंजाइम बी का जो पीक है, ये जो है उसका मैक्सिमम जो कंडीशन है, इसको हम कहते हैं कि ये इसका पीक है। एंजाइम बी की जो पीक है वो एंजाइम ए की पीक से ज़्यादा ऊंची है। इसका मतलब ये है कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है हाई डिग्री पर, वो एंजाइम ए से ज़्यादा फास्टर काम कर रहा होता है। दूसरी बात कि एंजाइम ए का डी नेचर 50 डिग्री पर है, एंजाइम बी का डी नेचर जो है वो 90 85 डिग्री तक भी नहीं है, तो वो कहीं 100 के बाद जाके नीचे होगा। तो ये आपको डिफरेंशिएशन में ये बात बतानी है। यहाँ तक क्लियर है बेटा बात? अब नेक्स्ट फैक्टर, जो सेकंड फैक्टर है एंजाइम का, वो हमारा है पीएच। ये मैं यहाँ पर पीएच लिख रहा हूँ, पावर ऑफ हाइड्रोजन जिसे हम कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन। अब ये ख्याल रखिएगा बेटा, एंजाइम को जब एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो रही होगी तो टेम्परेचर के अलावा जो दूसरा फैक्टर एंजाइम के एक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है, वो उसका पीएच यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन कंसीडर किया जाता है। नॉर्मली तौर पर हम पीएच को लेकर जब चलते हैं तो ये पीएच स्केल हमें बताता है कि एक सॉल्यूशन जो है, ये एक सॉल्यूशन या एक मीडियम जो है, वो मीडियम एसिडिक है, अल्कलाइन है या न्यूट्रल है। तो पीएच स्केल को अगर हम यहाँ पर ड्रॉ कर दें, तो ये मैं पीएच स्केल ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरह से। ये पीएच स्केल 0 से स्टार्ट होती है और पीएच स्केल का एंड जो है वो 14 नंबर पर होता है, और बीच में तकरीबन यहाँ पर 7 आता है। ये जो 7 वाला है इसको हम कहते हैं न्यूट्रल है। यानी कि कोई भी ऐसा मीडियम जिसका पीएच 7 होगा उसको हम कहेंगे कि वो न्यूट्रल है। 7 से पहले वाले जो हैं वो सारे के सारे कहलाते हैं कि एसिडिक हैं, यानी कि मीडियम एसिडिक होता है। और 7 से लेकर 14 तक जितने भी हैं वो कहलाते हैं अल्कलाइन। तो ये वाली बात आपने जहन में रख लेनी है कि अगर हम एंजाइम की रिएक्टिविटी को पीएच के स्केल पर मेजर कर रहे हैं, तो एंजाइम का जो अपना रेट ऑफ रिएक्शन है वो पीएच के चेंज होने से अल्टर हो सकता है। और ये पीएच स्केल आपने याद रखना है, कोई भी पीएच नंबर जो बिफोर 7 होगा वो कहलाएगा एसिडिक, कोई भी पीएच नंबर जो आफ्टर 7 होगा वो कहलाएगा अल्कलाइन। और अगर पीएच लेवल 7 है तो हम इसे कंसीडर करेंगे कि ये एनवायरमेंटल मीडियम, ये एक न्यूट्रल मीडियम है। मसलन जो वाटर है उसकी पीएच 7.2 के करीब होती है, तो वाटर एसिडिक है, अल्कलाइन है, न्यूट्रल है? बताइए। वाटर की पीएच वो है 7.2, एसिडिक है, अल्कलाइन है, न्यूट्रल है? जी बच्चे, माइक खोल के बता दें। तो वाटर की पीएच क्योंकि 7.2 है तो ये न्यूट्रल के करीब है। हमारे ब्लड की पीएच 7.3 होती है तो ये भी न्यूट्रल के करीब है। मिल्क की पीएच 4 होती है तो ये एसिडिक होगा, अल्कलाइन होगा? एसिडिक है। अच्छा, ये कोई भी पीएच जो मैं बता रहा हूँ ना, ये आपको याद नहीं रखनी, मेमोरी में याद नहीं रखनी। एग्जामिनर आपको बताएगा कि जी एक केमिकल है, एक मॉलिक्यूल है, एक लिक्विड है, एक कंटेंट है, उसकी इतनी पीएच है। अब ये एसिडिक है, अल्कलाइन है। तो अब बस आपने ये ध्यान में रखना है कि 0 से लेकर और 6 तक जो भी होते हैं वो एसिडिक होते हैं, 7 न्यूट्रल की तरफ चला जाएगा, 8 से लेकर 14 तक जितने भी होंगे वो अल्कलाइन होंगे। तो 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 ये सब न्यूट्रल वाली सिचुएशन में अपनी कंडीशन को शो कर देते हैं। यहाँ तक बेटा क्लियर है बात? हाँ हाँ, ये अब डिपेंड करेगा ना। अब यहाँ पर ये आखिरी बात बता रहा हूँ, इसकी डिटेल हम फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि एंजाइम्स वर्क बेस्ट एट स्पेसिफिक पीएच, स्पेसिफिक पीएच। मैं यहाँ पर इसको आगे लिख देता हूँ, डिफरेंट एंजाइम different enzymes work best at specific pH.
ठीक है। अब ये एक एक छोटी सी टेबल बना रहा हूँ, इसको याद रखिएगा। और हमारी क्लास बीच में खुद ही ऑफ हो जाएगी, तो बस इसको आप जो है वो एंड समझिएगा। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एंजाइम का नाम, और यहाँ पर लिख रहा हूँ उसकी पीएच। ये आपने याद रखनी है, रट्टा लगाना है इस बात का। एंजाइम का नाम है पेप्सिन, पीएच है इसकी 2, यानी कि ये 2 पर अपना बेस्ट वर्क करेगा। फिर एंजाइम का नाम है प्रोटीएज, इस प्रोटीएज की पीएच जो है वो है 8। फिर इमाइलेज एक एंजाइम का नाम है, और ये इमाइलेज एंजाइम अपना वर्क शो करेगा 7 पर। फिर एक एंजाइम है जिसका नाम है लिपेज, इसका जो पीएच है वो है 8। और एक एंजाइम और लिख रहा हूँ, इसका नाम है लाइसोजाइम, इस लाइसोजाइम का जो पीएच है वो है 5। तो ये मुख्तलिफ एंजाइम के मैंने पीएच लिखे हैं। अलग अलग किस्म के एंजाइम अलग अलग पीएच पर अपनी एक्टिविटी शो करते हैं। और अगर ये पीएच इनका कम ज़्यादा हो जाए, आगे पीछे हो जाए, तो एंजाइम की पीएच बदलने से रेट ऑफ रिएक्शन पर इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है। वो कैसे होगा वो हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, यहाँ तक क्लियर है बात?